जस्टिस काटजू तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं तो वो तो अंदर की बात बता रहे हैं। वो अगर कह रहे हैं आधी सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार का और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। जस्टिस काटजू अगर कह रहे हैं चीफ जस्टिस से नहीं बाकी और जो जजेस हैं सवालिया निशान उन पर भी लग जाते हैं। जस्टिस काटजू का कहने का मतलब ये है परिस्थिति बहुत गंभीर है। 4 सीनियर जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सामने आना पड़ा है। वो बहुत छोटा मसला नहीं था, केवल एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता कि पैसा ही भ्रष्टाचार। आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो भी आप भ्रष्ट हैं। नहीं, आरोप की क्या बात है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। जो भी मुकदमा सरकार के खिलाफ आता है सरकार के पक्ष में उसमें आदेश हो रहे हैं, इसलिए देने से यही अनुमान लगाया जाएगा सरकार के दबाव में कर रही है, सरकार के फेवर में सारे काम कर रही है, सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, तो बिल्कुल साफ स्थिति। लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ रहा है। अगर इस सरकार के खिलाफ अब नहीं बोला आने वाले समय में बोलने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। बजाय सोने के जितनी जल्दी हो सके जागो और सड़क पे आओ। ये लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी, घर में बैठ के नहीं। सब कुछ बिक चुका है, निजीकरण में पूरे देश को बेचा जा चुका है। तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहा है। कब लड़ोगे, कब खड़े होगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। जस्टिस काटजू ने कहा है तो ये बहुत गंभीर बात है और मैं समझता हूं इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट को आत्ममंथन करने की बहुत बड़ी जरूरत है। और ये आज की बात नहीं है कि जस्टिस काटजू ने कहा है। अब जस्टिस काटजू तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, एज जज रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे उनसे ज्यादा और कौन जानता होगा। वो तो अंदर की बात बता रहे हैं। और वो अगर कह रहे हैं कि आधी सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है तो मतलब यह माना जाए कि 31 जजों की सुप्रीम कोर्ट की पूरी स्ट्रेंथ है, यानी 31 जज सुप्रीम कोर्ट में हैं और आधे का मतलब हो गया कि मतलब 15-16 जजेस जो भ्रष्ट हैं। उसका उनका कहने का मतलब जो है वो, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अभी प्रशांत भूषण जी का मामला चला था, सबके सामने आया और 2009 में उन्होंने जो तहलका उसको जो है इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि अब से पहले के जो 16 चीफ जस्टिस हैं उनमें लगभग आधे भ्रष्ट हैं, यानी 8 जजेस भ्रष्ट हैं। और उन्होंने 8 जजेस जो भ्रष्ट हैं, जब उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल किया गया, उस कंटेम्प्ट पिटीशन का जब उन्होंने जवाब अपना फाइल किया, जब एफिडेविट फाइल किया, तो जो उन्होंने कहा कि आधे जजेस भ्रष्ट हैं, तो 8 जजेस के खिलाफ बाकायदा उन्होंने एक पूरी एविडेंस देके कि इन जज ने कहां पर ये रहे, किसके फेवर में काम किया और जिसके फेवर में किया उससे इनको क्या मिला, वो सारी की सारी चीजें उन्होंने बाकायदा अपने एफिडेविट में लिख के दिए। तो मैं समझता हूं भ्रष्टाचार का और इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। और उन्होंने तो चीफ जस्टिस के विषय में कहा कि 16 जो चीफ जस्टिस रहे, और जस्टिस काटजू अगर कह रहे हैं तो यही सही बात है कि चीफ जस्टिस से नहीं बाकी और जो जजेस हैं सवालिया निशान उन पर भी लग जाते हैं। और जस्टिस काटजू का कहने का मतलब यह है कि परिस्थिति बहुत गंभीर है। इसको थोड़ा सा और आप देखें, आप जब 4 सीनियर जजेस जो जनवरी 2018 में आके नेक्स्ट टू चीफ जस्टिस 4 सीनियर जजेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो ये शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें सामने आना पड़ा है। और वो ये तक कहते हैं कि अगर आज हम नहीं आते हैं तो आने वाले समय में जब हमारी पीढ़ी हमसे कहेगी आप थे, आपने क्या किया, तो हम उसको क्या जवाब देंगे। तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो बहुत छोटा मसला नहीं था, वो बड़ा मसला था। और उस बड़े मसले में कई चीजें शामिल थी। वो शामिल जो चीजें थी वो ये थी कि जो पर्टिकुलर जो कुछ केसेस थे, जो राजनीति से महत्वपूर्ण केसेस थे, राजनीतिक महत्वपूर्ण जो केस थे, जैसे जस्टिस चेलमे शर्मिया और जो 4 जजेस थे उनके यहां पर जो चल रहे थे, चलते हुए केस जिनमें वो आर्गुमेंट सुन रहे थे, उनको डिसाइड करना था, डिसीजन देना था, वो यकायक चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब ने वहां से उठा के, वहां से उनके यहां से लेके और वो जस्टिस अरुण मिश्रा को और जिस बेंच को उन्होंने ठीक समझा उसको भेजा। तो वो क्यों भेजा, उस बात पे वो था। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जब सारे जजेस एक समान है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चीफ जस्टिस के पास होती है, उसको छोड़कर जुडिशियल पावर सबकी समान है, तो आपने क्यों लिया जब वहां मुकदमा चल रहा था? कोई आरोप थे क्या, कोई एप्लीकेशन थी था? ऐसा तो कुछ नहीं था। आपने वहां से लेके एक पर्टिकुलर बेंच को आपने ट्रांसफर किया। इसका मतलब यह है कि दाल में कहीं ना कहीं कुछ काला है। अब इस बात को आप इस तरह से भी देखिए कि अभी
जब सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण जी पर कंटेम्प्ट का मुकदमा चल रहा था, उसमें जब आर्गूमेंट चल रहा था और आर्गूमेंट होने के बाद जब जस्टिस अरुण मिश्रा जी की बेंच ने उनको गिल्टी होल्ड कर दिया, यानी दोषी करार दे दिया, उसके बाद में जो सेंटेंस था यानी सजा पर जो बहस हो रही थी, उस दौरान जो अटॉर्नी जनरल हैं श्री के वेणुगोपाल, जो भारत सरकार के सबसे बड़े वकील हैं, भारत सरकार के सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई आप जिनकी बात कहते हैं, मैं कम से कम 5 जजेस के नाम आपको दे सकता हूं जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया, और मैं 9 जजेस के नाम आपको दे सकता हूं जो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार है। अब आप देखिए कि जो के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है, भारत सरकार के वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में ये बात कह रहे हैं, ओपन कोर्ट में ये बात हो रही है, और जस्टिस काटजू ये बात कह रहे हैं कि आधे जजेस वो हैं, और जो प्रशांत भूषण है वो अपने एफिडेविट में लिख के दे रहे हैं कि ये जजेस, और उनके साथ सबूत दे रहे हैं, पूरा सबूत दे रहे हैं। इसके बाद भी कहीं किसी और चीज को कहने की जरूरत रह जाती है या किसी और के कहने की जरूरत है क्या? और भ्रष्टाचार केवल एक तरह का भ्रष्टाचार नहीं होता कि पैसा ही भ्रष्टाचार, या पैसा लेते हैं आप या और कोई चीज लेते हैं भ्रष्टाचार। अगर आप ईमानदारी से अपना काम नहीं कर रहे हैं, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी जो आपके कंधों पर सबसे ज्यादा है, सबसे पहले है, अगर आप वो नहीं निभा रहे हैं तो भी आप भ्रष्ट हैं। आप इसका एक उदाहरण, जो मंदिर का जो मसला है, राम मंदिर का जो मुकदमा था, जब सुप्रीम कोर्ट उसमें कहती है कि वहां पे मंदिर कभी था नहीं, तोड़ी गई है वो मस्जिद है, कभी उसके निशान नहीं थे, मस्जिद के निशान हैं वहां पर, और उस सब के बावजूद भी मंदिर के हक में फैसला दे दिए। इसको क्या कहा जाए? क्या कहें आप इसको? और दूसरी बात, आप इनकी बात करें, अभी जो 48,000 झुग्गियां तोड़ने की बात हो रही है, बड़े आराम से कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि 48,000 झुग्गियां 3 महीने में तोड़ दी जाए, और इसके विषय में कोई राजनीति नहीं होगी और कोई इसको स्टे के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा। इससे क्या माना जाए? मतलब यह है कि आप व्यक्ति का जो कानूनी अधिकार है उसको भी खत्म कर रहे हैं। भाई रिव्यू का अधिकार है, क्यूरेटिव पिटीशन डालने का अधिकार है, आप उसको भी बैन लगा रहे हैं। कहां है? इसे क्या कहेंगे आप? क्या ये ईमानदारी है या ये जुडिशियल डिसऑनेस्टी है? इसको क्या कहेंगे आप? दूसरी बात है, एक ये चीज नहीं है, आपने देखा होगा एक बार करीब 10 लाख जो आदिवासी हैं उनको खाली करने का वो दे दिया गया था, वो तो फॉर्चुनेटली उसमें रिव्यू पिटीशन डाला गया और जो दूसरी बेंच थी उसने जो उसको स्टे कर दिया। ये स्थिति तो भ्रष्टाचार की स्थिति तो है ही। कई बार आरोप लगे हैं कि सरकार के नियंत्रण में काम कर रहा है आजकल सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आरोप की क्या बात है भाई, वो सीधे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी क्या। जब आपकी आंखों के सामने है कि जो भी मुकदमा पिछले कुछ समय से लगातार जो भी मुकदमा सरकार का या सरकार के खिलाफ आता है, सरकार के पक्ष में उसमें आदेश हो रहे हैं, तो इसमें देखने की क्या जरूरत है? 1 मुकदमा हो, 2 मुकदमा हो, 3 मुकदमे हो, 4 मुकदमे हो, 5 मुकदमे हो, कोई मतलब ही नहीं। जितने भी मुकदमे सरकार के आ रहे हैं या सरकार के विरोध में आ रहे हैं, हर किसी में सरकार को फेवर हो रहा है, हर किसी में सरकार के जो पक्ष में निर्णय दिया जा रहा है। तो क्या माना जाएगा? इसको सीधा सीधा यही माना जाएगा ना कि सरकार के जो है पक्ष में खड़ी है, वो चाहे तो डर के खड़ी है और चाहे जो है अपने किसी गठबंधन के कारण करी है, कोई भी स्थिति हो सकती है, लेकिन फैसले देने से यही अनुमान लगाया जाएगा कि भाई सरकार के दबाव में कर रही है या सरकार के फेवर में सारे काम कर रही है, सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, तो बिल्कुल साफ स्थिति है। तो इससे जो लोकतंत्र का और आम जनता को कितना नुकसान पहुंचा? लोकतंत्र खत्म कर दिया गया है इस देश में, और इसमें कोई शक नहीं है कि इस लोकतंत्र को खत्म करने में जो सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट हैं प्रशांत भूषण साहब, उन्होंने जो ट्वीट किया था वो ट्वीट बिल्कुल सही था कि जो पिछले 6 साल में हुआ है, जिस तरह से बिना इमरजेंसी लगाए लोकतंत्र को खत्म किया गया, इसमें विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका रही है, वो सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर और विशेषकर जो पिछले 4 चीफ जस्टिस रहे हैं उनकी भूमिका पर इतिहास का टिप्पणी जरूर करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा साफ है, इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र सुप्रीम कोर्ट के होते हुए खत्म हो गया, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने में सुप्रीम कोर्ट का भी हाथ रहा है। और जब 4 सीनियर जजेस आके 2018 में कह के गए कि लोकतंत्र खतरे में है और सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है वो सब कुछ ठीक नहीं है, तो बहुत साफ है कि लोकतंत्र को खत्म करने में सुप्रीम कोर्ट की भागीदारी है।
और बेहतर यह है कि सुप्रीम कोर्ट आत्म मंथन करे, आत्मचिंतन करे, आत्मावलोकन करे और देखे कि ये जो सारी परिस्थितियां हैं, सरकार के दबाव में ना आके, सरकार के पक्ष में ना खड़े होके, वो देश की जनता, क्योंकि वो शपथ प्रधानमंत्री की नहीं लेते, सरकार की नहीं लेते, वो शपथ लेते हैं भारत के संविधान की, और भारत के संविधान के तहत निष्पक्ष रूप से काम करने की शपथ लेते हैं, भारत के संविधान को संरक्षित करने की शपथ लेते हैं। तो ये उनको देखना है ताकि उनके ऊपर उंगली न उठे। अफसोस ऐसा अभी तक हो नहीं रहा। और जस्टिस अरुण मिश्रा जैसे जो लोग हैं जिन्होंने सरकार के फेवर में लगातार काम किया, और जितने भी जो जजमेंट्स आए उनमें मैक्सिमम जजमेंट जो बड़े विवादित थे, राजनीतिक रूप से बड़े महत्वपूर्ण थे, सारे के सारे सरकार के पक्ष में किए गए और जाते जाते भी सरकार के पक्ष में किए हैं उन्होंने मुकदमे। और आप देखेंगे एक वेंकटेश्वर जी हैं, बड़े अच्छे 30 साल का जिनका एक अनुभव रहा है, उन्होंने 5 उसमें वो एपिसोड में एक उनके ऊपर कि जो जस्टिस अरुण मिश्रा हैं, इनका जो टेन्योर है, कैसे ये इतने प्रभावशाली हो गए और कैसे ये विवादास्पद रहे, आप उसको देखिए, पढ़िए, आपको बहुत सी चीजें समझ में। बस अगर ऐसा है तो जो आम जनता का जो भरोसा है सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा, तो फिर देश का संविधान और जनता का क्या होगा? जनता बचाएगी देश के संविधान को, देश के सुप्रीम कोर्ट को, इस देश को और अपने आप को केवल और केवल जनता बचाएगी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, कितने ही सालों से मैं लगातार ये बात कह रहा हूं। आज के समय में लड़ाई जो है वो जनता की लड़ाई है, सरकार की नहीं है, नेताओं की नहीं है, विपक्षी नेताओं की नहीं है, क्योंकि विपक्षी नेता भी मौज लेते हैं, उनको भी सारी सुविधाएं, सारी फैसिलिटी मिलते हैं, वो भी आपके पक्ष में खड़े नहीं होंगे। और ये सरकार अगर इस सरकार के खिलाफ अब नहीं बोला, आने वाले समय में बोलने लायक भी नहीं छोड़ेगी। और वो स्थिति आ गई है कि जो भी बोलता है, जो सच बोलता है, उसको यूएपीए कानून के अंतर्गत एनएसए के अंदर बंद करके जेल में डाल दिया जाता है, गला घोंट दिया जाता है, एफआईआर करा दी जाती है, और ज्यादा अगर खतरनाक लगता है तो उसको मरवा दिया जाता है। ये स्थिति सामने आपके आ रही है, जज लोहिया तक को मरवा दिया गया, आप समझ सकते हैं। तो ये जनता ही जनता समझ ले, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई जनता की है, जनता को ही लड़नी पड़ेगी। बेहतर यह है कि बजाय सोने के जितनी जल्दी हो सके जागो और सड़क पे आओ। ये लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी, घर में बैठ के नहीं। ये लड़ाई यूट्यूब पे नहीं लड़ी जाएगी, ये लड़ाई व्हाट्सएप पे नहीं लड़ी जाएगी, फेसबुक पे नहीं लड़ी जाएगी, ट्विटर पे नहीं लड़ी जाएगी, इंस्टाग्राम पे नहीं लड़ी जाएगी। सड़कों पर, रास्तों पर आकर ये लड़ाई लड़ी जाएगी और जनता को ही ये लड़ाई लड़नी है। अब सब कुछ खत्म हो चुका है, सब कुछ बिक चुका है, निजीकरण में पूरे देश को बेचा जा चुका है। तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ नहीं रहा है। कब लड़ोगे, कब खड़े होगे, मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आ रही है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, आओ सड़क पर उतरो। और जिस तरह से नौजवान कर रहे हैं और 17 तारीख को बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, इस लड़ाई में पूरी मजबूती के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े हो। हम सब उनके साथ में हैं और सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी लड़ाई तुम्हें ही लड़नी पड़ेगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।